सुप्रभात बच्चों। हर सुबह आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें, आप सभी के परिवार वाले स्वस्थ रहें, आप भी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ऐसी ही ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और हम लोग वापस जल्दी से मिल पाएँ। कल हम लोगों ने ज्वालामुखी पर्वत पर ख़त्म किया था बच्चों, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले जो भी पदार्थ हैं, जो भी अंदर से बाहर आते हैं, उनके जमने या एकत्रित होने से जो आकृति विकसित होती है, बनती है, उसको हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, जो कि शंकुनुमा होती है। ठीक है। आपके भारत में दो मुख्य उदाहरण मैंने आपको बताए थे ज्वालामुखी पर्वत के, एक बैरनदीप और एक नारकुंडम द्वीप, जिसमें से बैरनदीप आपका एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, अभी भी वो जल रहा है या उसमें से लावा निकल रहा है। उसके बाद में उसी से संबंधित एक बात और बताई थी कि बैरनदीप आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है। 3 आकृतियाँ हमको पढ़नी थी, पर्वत, पठार और मैदान, जिसमें से हम पर्वत को पूरा कर चुके हैं और आज हम शुरुआत पठार की करेंगे। उसके बारे में जानकारी लेंगे और हम जानेंगे कि पर्वत पठार कैसे कैसे अलग अलग हैं। तो आइए हम जानते हैं, शुरू करते हैं पठार से। मीन्स प्लेटू। आज का हमारा टॉपिक है पठार। ठीक है बच्चों। पठार के बारे में सबसे मेन बात है कि पठार पर्वतों से नीचे होते हैं। पर्वत आपको मैंने ये बताए थे, नोकदार होते हैं, ऊपर पतले होते हैं, नीचे चौड़े होते हैं, उनका आधार चौड़ा होता है, ढाल तीव्र होता है, नोक निकली हुई होती है और पठार पर्वतों से थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है बच्चों। और ये नोकदार नहीं होते हैं। इनके बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पठार होते हैं वो आपके नोकदार नहीं होते हैं। तो आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, हमने जब हम आपको पर्वत बता रहे थे तब हमने आपको बताया था कि पर्वतों की जो ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से 1000 मीटर के ऊपर होती है। यानी 1000 मीटर अगर हम समुद्र तल से ऊपर चले जाएं और उसके ऊपर जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं उस 1000 मीटर के ऊपर, वो सारी क्या कहलाएंगी? पर्वत कहलाएंगी। ठीक है। जैसे सपोज करिए ये आपका समुद्र तल है, आपको दिख रहा होगा उपसू। तो इस 1000 मीटर के ऊपर, मान लीजिए यहाँ 1000 मीटर आपका हुआ, तो इसके ऊपर जितनी स्थलाकृतियाँ हैं वो सब पर्वत कहलाएंगी और उसके नीचे की स्थलाकृतियाँ जो 300 मीटर से लेकर के 1000 मीटर के बीच में है। ठीक है बच्चों। 300 मीटर से लेकर के 1000 मीटर के जो बीच में है वो क्या कहलाएंगी? पठार कहलाएंगी आपकी। ठीक। ये आपके हुए पर्वत और ये हुए पठार। तो इस आधार पर मेन बात हमारी ये हुई कि जो पर्वतों की ऊंचाई थी वो साधारणतः 1000 मीटर के ऊपर थी और जो पठार है हमारे वो साधारणतः पठारों की ऊंचाई
समुद्र तल से हमने बताई थी, ये समुद्र का तल है हमारा। ऊंचाई समुद्र तल से वो भी समुद्र तल से थी, ये भी समुद्र तल से है। वो समुद्र तल से 1000 के ऊपर था और ये समुद्र तल से 300 मीटर से 1000 मीटर, वो 1000 के ऊपर था तक पाई जाती है, तक पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? 1000 के ऊपर अगर स्थलाकृति की ऊंचाई है तो वो किस में आएगी? पर्वतों में आएगी। और 300 से 1000 के बीच में अगर स्थलाकृतियों की ऊंचाई है तो वो पठार में आएगी। पठार के बारे में अगली बात ये है कि ये पर्वतों से कम ऊंचे होते हैं, ये भी मैंने बताया, पर्वत ऊंचे होते हैं और पठार नीचे होते हैं। तो नेक्स्ट बात पर्वतों की विशेषताएं अगर आएंगी तो हम ये लिखेंगे, जो पठार होते हैं पर्वतों से कम ऊंचे होते हैं। ठीक है, अगली बात है इनका जो शिखर होता है, मीन्स ये इनका शिखर नुकीला था। इनका जो शिखर होता है, ये शिखर है यानी सिर, वो कैसा होता है? समतल और सपाट होता है। ये समतल है और सपाट है। ठीक है, अगली बात, पठारों का शिखर समतल और सपाट होता है। समतल अगली बात है, इनके जो ढाल होते हैं वो खड़े होते हैं लेकिन पर्वतों के जितने तीव्र नहीं होते हैं। इनके ढाल या किनारे, इनके किनारे यानी पठारों के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। कि बच्चों ये जो होता है ये इनका खड़ा होता है। अगली बात है कि आपके जो पठार हैं वो संपूर्ण धरातल के 33 यानी 33 भाग पर हैं। संपूर्ण धरातल की यानी पूरे विश्व की बात हो रही है। संपूर्ण धरातल के 33% भाग पर आपके क्या है? पठार हैं। ठीक है बच्चों, आपके पठार कितने भाग पर हैं? पूरे विश्व के 33% पर हैं। और अफ्रीका महाद्वीप जो है
अधिकांश भाग उसका जो है, अफ्रीका महाद्वीप आपको याद पड़ा कहाँ है? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, पठार है, यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके काफी हिस्से पर पठारी भाग है। नेक्स्ट बात है, आपका जो भारत का जो प्रायद्वीप है, यानी जो दक्षिणी भाग है, जब हम लास्ट क्लास में 6th क्लास में हमने भारत की संरचना पढ़ी थी, तब हमने आपको बताया था कि उसको हमने अलग अलग स्थलाकृतियों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा है, जिसमें हमने ऊपर पर्वतीय क्षेत्र था, उत्तर का मैदान था, तटीय प्रदेश थे, ठीक है बच्चों, रेगिस्तान था, और आपका प्रायद्वीपीय भारत था दक्षिण का। तो जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है वो पठारी भाग है, इसीलिए उसको पठार कहते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय भाग या दक्षिण का पठार, जिसको हम दक्षिण के पठार के नाम से भी जानते हैं, का जो पठार है वो पठार का मुख्य उदाहरण है। क्लियर बच्चों? दक्षिण का जो पठारी भाग है, ये वाला जो आपका हिस्सा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये हमारा दक्षिण का पठार, ये हमारा पठारी भाग है, ठीक है। अब इसके आगे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। जो विश्व के हैं, विश्व में जो आपके मुख्य पठार हैं, उनमें आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार जो मेन है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, और कोलंबिया का पठार। ये मेन है, ठीक है। तो अब आपके इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी पठार की? ये तो पठार के बारे में विशेषताएं हो गई। अब आपको अगर मेन डेफिनेशन लिखनी हो कि आप पठार किसे कहते हैं, तो आप क्या डेफिनेशन देंगे? आप देंगे पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे, यानी और जो धरातल है उससे ऊंचे, पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ठीक है ऊंचे
चौरस, चौरस मतलब सपाट, चौरस। ठीक, विस्तृत आधार यानी उसका जो बेस था वो चौड़ा, विस्तृत आधार। ढालमंद, स्थल रूप, स्थल रूप। ठीक है बच्चों, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्वरूप वाली, ढालमंद स्वरूप वाली आकृति को पठार कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। पृथ्वी पर जो अपेक्षाकृत ऊंचे हैं, पर्वतों से नीचे हैं, जिनका शीर्ष या सिर जो है सपाट है, विस्तृत आधार है, यहाँ शीर्ष लिख दीजिए तो आपको याद रहेगा, यानी सिर, ढालमंद है, उस स्वरूप वाली जो आकृतियां हैं उनको हम पठार कहते हैं। तो बच्चों आज आपको पठार मैंने पढ़ाया, ये क्लियर हो गया होगा ये किस तरीके से पर्वतों से भिन्न है। तो इसको आप कंप्लीट करके रखिएगा।